हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, टारगेट विथ आलोक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं 2 मिनट अपने बारे में बता दूं। विगत 13 वर्षों से मैं अध्यापन के क्षेत्र में रहा हूं। बहुत सारे संस्थानों में पढ़ाने का भी अपना अनुभव है और बहुत सारे छात्र आज तकरीबन हर क्षेत्र में सफलता का परचम भी लहराए हुए हैं। आज मुझे मौका आप सबों को टारगेट विथ आलोक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाने का मिला है और मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें पढ़ाई जाएं वह सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, सिलेबस से अनावश्यक चीजों को ना बताया जाए, क्योंकि आप भी यह मानते होंगे कि सबसे पहले चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे जानने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या महत्वपूर्ण है, किसे पढ़ा जाए और किसे नहीं पढ़ा जाए। तो यहां आज मैं कला एवं संस्कृति, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे भी देखें तो चाहे वह यूपीएससी का सिलेबस हो या फिर यूपीपीसीएस का सिलेबस हो, दोनों ही जगहों पर कला संस्कृति प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ देखें तो मुख्य परीक्षा के लिए जहां यूपीएससी में यह पेपर फर्स्ट में 250 नंबर का जो पेपर फर्स्ट है उसमें इसकी अहम भूमिका है, तो वहीं यूपीपीसीएस में भी पेपर फर्स्ट में आपको जिसका 200 कुल अंक होता है, वहां भी यह महत्वपूर्ण है। तो कला संस्कृति को यदि देखा जाए तो यह ऐसा नहीं है कि यह कोई नया सब्जेक्ट है, बल्कि यह इतिहास का ही एक पार्ट है और हर क्रम में, हर युग में आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप यह देखोगे कि सभी युगों में सभ्यता है, समाज है तो संस्कृति भी है। सभी युगों में राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, तो हमें उस समय काल की कलात्मक जानकारी भी प्राप्त होती है। इसलिए इसे इतिहास से अलग ना माने और यह बहुत ही दिलचस्पी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बार आप सुनिश्चित कर लें, एक बार आप जान लें कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो यहां हम लोग देखें सबसे पहले कि कला संस्कृति में पढ़ना क्या है, क्योंकि बिना इसे समझे आप आधे अधूरे जानकारी ले पाओगे। तो यहां 3 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला कि वह कला संस्कृति में एक तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, वह अच्छे तरीके से हो। दूसरी चीजों की क्या, कब और कैसे, पूरे कला संस्कृति में आप देखें तो इन 3 पैटर्न को आपको लेकर चलना है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो मंदिर स्थापत्य कला क्या है, मंदिर निर्माण की शैलियां क्या है, मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई और कैसा दिखता है। अलग अलग जो शैलियां हैं, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, तो इनका स्वरूप कैसा है,
क्या यह एक ही प्रकार के हैं? क्या इनमें समानता है या फिर असमानता है? तो हमें पहला ध्यान रखना है, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या, कब और कैसे। दूसरा यह ध्यान रखना है कि क्या महत्वपूर्ण है। क्या आप कला संस्कृति में या किसी भी सब्जेक्ट में, क्या जो भी आप तैयारी कर रहे हो या जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, क्या वह महत्वपूर्ण है क्या? क्योंकि आप यहां पे सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बैठा होगा, कोई भी ऐसा पढ़ रहा होगा जिसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति हो। आपका मुख्य उद्देश्य जो है वह सिलेक्शन है। तो जब सिलेक्शन मुख्य उद्देश्य है तो फिर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की जरूरत है। आप कोई डिग्री लेने नहीं आए हो। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, एसडीएम बनकर आप कहीं पे इतिहास के जानकार आप कहलाओगे, भूगोलवेत्ता आप बन जाओगे या कलाकार आप बन जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है। तो यहां यह ध्यान रखना है कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना कैसे है, और क्या जो मैं पढ़ रहा हूं क्या वह महत्वपूर्ण है या नहीं है। इसे दो स्तरों से जांचा जा सकता है। एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उससे आप देखो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है या जो आप पढ़ रहे हो क्या सही डायरेक्शन में वह है या नहीं है। इसकी स्वयं मूल्यांकन आपको करनी होगी। नेक्स्ट, यदि वह महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है, आपको हर उन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। और तब जाकर फिर क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखोगे, और क्वेश्चन के पैटर्न को जब आप देखोगे तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाओगे कि मेरा डायरेक्शन सही है या गलत है। क्योंकि प्रश्न झूठ नहीं बोल सकता। जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, यदि उनमें निरंतरता है तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में कोई विशेष बदलाव हो जाएगा। कभी भी पैटर्न से हटकर आयोग के द्वारा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा ही ट्रेंड पे एक बेसिक ट्रेंड है जिस पे हर वर्ष आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग उन बेसिक ट्रेंड की बात करेंगे, क्योंकि मैं यहां पे आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित कला संस्कृति को बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो कला संस्कृति में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह क्या है। अब यह टॉपिक मैंने डिजाइन किया है और मेरा डिजाइन करने का यहां पे मकसद यह रहा है कि इसके माध्यम से हम लोग समझ सकें कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो यहां थोड़े प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि कला है क्या। दूसरा, आपको यह जानना है कि कला के रूप क्या है। तीसरा, आपको यह जानना है कि कला की विशेषता क्या है। अब कला के रूप की बात की जाए तो स्थापत्य कला या वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, ये सारे तो कला के ही रूप हैं। उसी प्रकार कला की विशेषता क्या है, कला का महत्व क्या है। साथ ही साथ देखें तो आपको सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। जब तक आप इसे नहीं समझोगे तो पूरे कला संस्कृति में आपकी जानकारी अधूरी रह जाएंगी। अब सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, यहां पे अब आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य उठा होगा, या सोचे नहीं होगे तो आप सोचना, अभी मैं उसको बताऊंगा नहीं, कि सिंधु घाटी को सभ्यता, जो हड़प्पा काल है उसे सिंधु घाटी की सभ्यता, और वैदिक काल को संस्कृति क्यों कहा जाता है। इस पे आप सोचना, मैं उसका चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बस प्रश्न उठाया
और आपके सामने फेंक दिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं दिया। उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन तब तक आप सोचना, और उसके बाद मैं इसे सभ्यता संस्कृति में बताऊंगा। आप खुद समझ जाओगे कि क्यों उसे सभ्यता कहा जा रहा है और क्यों उसके आगे वाले काल को संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखें तो संस्कृति की विशेषताएं क्या है। आज वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का क्या महत्व है, क्या संस्कृति हमारी आर्थिक उपार्जन में भी सहायक है या नहीं है, क्या संस्कृति के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करते हैं। तो इन सारे संभावनाओं को, क्योंकि यहां से प्रश्न बिल्कुल करेंट से रिलेटेड होते हैं, ऐसे भी आप देखें तो अब प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह पैटर्न चेंज है। अब आपको 200 वर्ड 250 वर्ड में आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है, उत्तर लिखना होता है। तो अब बहुत सारे डायमेंशन खुले हुए होते हैं, और जहां पे आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में लिख पाओगे तभी जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। उसी प्रकार विरासत क्या है, विरासत कहते किसे हैं, विरासत के प्रकार क्या हैं। आज वर्तमान समय में विरासत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या आज विरासत को संरक्षण देने की आवश्यकता है तो क्यों, उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, सरकार के द्वारा क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो इन सब को हम लोग देखेंगे। आज कौन से विरासत हैं जो खतरे में हैं, विरासत के समक्ष हम सब की क्या भागीदारी होनी चाहिए, कौन से विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में रखा गया है, कितने पुरातात्विक हैं, कितने सांस्कृतिक हैं, कितने मूर्त हैं, कितने अमूर्त हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर प्रीलिम्स मेंस, यह महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स मेंस मेंस के लिए। उसी प्रकार देखें तो भाषा एवं साहित्य, यह मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर दक्षिण भारत के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर इसे देखें तो भाषा साहित्य प्रीलिम से भी रिलेटेड है। संगम साहित्य पे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, मौर्यकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य, तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार धार्मिक संप्रदाय की बात की जाए तो यहां अगर देखें हम धार्मिक संप्रदाय की बात करें तो चाहे वह बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, या उसके अलग उपसंप्रदाय वैष्णव, शैव, इन सब से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आप देखें भक्ति आंदोलन, चाहे वह 7वीं सदी का हो या फिर 19वीं 20वीं सदी का हो, यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दोनों जगह पे महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। उसी प्रकार आप देखें पर्व त्योहार, यह प्री ओरिएंटेड आपको है। उसी प्रकार से फिल्म, यह भी आपको प्री ओरिएंटेड है। पुरस्कार सम्मान की भी बात की जाए तो यह भी आपको प्री ओरिएंटेड है। यानी आप देखें तो इतने दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है इसका, अगर सारे पहलुओं पे चर्चा की जाए तो इतने आपको सेक्शन जो है मेंस के लिए हैं, जहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यदि बात की जाए तो यहां हम लोग देखें, अब ये तो हमने बस सिलेबस पहले बताया कि जो हम लोगों को पढ़ना है। अब यहां पे एक और बात ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह जो टॉपिक है ये मैंने प्रश्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, जिसका हम लोग देखेंगे आगे। तो यह जो 14 टॉपिक्स हैं 14, इसी से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, हर वर्ष आपको यहां पे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब स्थापत्य कला खुद बहुत बड़ा है, जिसमें आपको चाहे वह मंदिर स्थापत्य हो
स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सिनेगोग हो, इन सब से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमें देखना है पहला प्रश्न, यानी यहाँ से जो पूछा जा रहा है वह आपको आर्किटेक्चर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी प्रकार देखें स्कल्पचर, मूर्तिकला, यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी प्रकार अगर बात की जाए तो कल्चरल हेरिटेज, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, यहां से भी प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार पेंटिंग, चित्रकला, इससे भी प्रश्न, यह तो हमारी एक प्रकार से देखें तो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारियां जो हैं वह चित्रकला के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो यह पेंटिंग, क्योंकि सबसे पहले पेंटिंग की ही जानकारी मनुष्य को प्राप्त हुई। उसी प्रकार म्यूजिक एंड म्यूजिकल पर्सनालिटीज, अगर म्यूजिक एंड म्यूजिकल पर्सनालिटीज की बात करें तो यहां आप देखें संगीत एवं संगीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, चाहे वह तानसेन हो, भीमसेन जोशी हो, या फिर पंडित त्यागराज हो, तो इन सबसे संबंधित संगीतकार, मूर्तिकार, विशेषकर संगीतकारों से संबंधित हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। उसी प्रकार क्लासिकल और फोक डांस। अब क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य, तो कुछ हमारे नृत्य हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कुछ वैसे भी नृत्य हैं जो लोक नृत्य हैं, जो हर क्षेत्र की अपनी भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं को समाहित किए हुए हैं। तो यहां से भी हमें यह जानकारी प्राप्त हो रहा है, यानी प्रश्न यहां से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखें तो मार्शल आर्ट, यह भी नृत्य का ही एक पार्ट है, लेकिन मार्शल आर्ट को देखा जाए तो यह विशेषकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के जो नृत्य हैं, बहुत ऐसे नृत्य हैं जिसमें युद्ध क्रिया का समावेश दिखाई देता है, जिसमें नृत्य के साथ साथ युद्ध क्रियाओं का प्रदर्शन होता है। कुछ ऐसे भी मार्शल आर्ट्स हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो उन सब का हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखें तो रिलीजियस सेक्ट, जो हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं। अब धार्मिक संप्रदाय, जैसा कि हमने बताया, इससे भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। उसी प्रकार रिलीजियस हिस्ट्री, चाहे वह सूफी हो, भक्ति मूवमेंट हो, यानी सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इन सबसे प्रश्न भी हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। और यह वही टॉपिक है जिन पे प्रश्न पूछे गए हैं। विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं। मेंस का मैं आपको यहां पे डिस्कशन कर दे रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा का आप उठाकर देख लें, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। यह मेरा पूरे 100% ऑथेंटिक के साथ मैं यह बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपके सामने ये सारी चीजें हैं, आप इसे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो फेयर एंड फेस्टिवल, यह भी आपको पर्व त्योहार हमारे संस्कृति के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। यहां से भी प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन प्री ओरिएंटेड यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसी प्रकार कुछ जो हमारे सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, तो यहां से भी प्रश्न तो पूछा जाता है, लेकिन यह भी प्री ओरिएंटेड होता है। उसी प्रकार लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यह आपको लैंग्वेज और लिटरेचर जो हमारे भाषा साहित्य हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ हमारे वैसे भी लैंग्वेज हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला जो टॉपिक है वह है हिस्टोरिकल एरा, यह प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। जो हमारे ऐतिहासिक संवत, चाहे वह शक संवत हो, गुप्त संवत हो, तो इन सब से प्रश्न, विक्रम संवत हो, इन सब से प्रश्न भी आपको मैचिंग में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, यह जो हमारा दर्शन है, जो 6 दार्शनिक संप्रदाय जो हैं, इनसे भी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य, इन सब के दर्शन से संबंधित भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न तो पूछे जाते हैं, मेंस से भी यहां प्रश्न होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, यह तो टॉपिक हुआ जो हमने बताया।
अब इसकी मूल्यांकन की जाए, यानी विगत वर्षों के प्रश्नों जो मैंने बताया। अब देखें यहां पे तो 2019 से लेकर 2012 तक के प्रश्नों का मैं यहां पे एनालाइज किया है। सबसे पहले आप देखें 2019 में प्रश्न जो आया है, सिर्फ टॉपिक पे मैं बात करूंगा, यानी मेन कोर एरिया पे, और उसके बाद फिर आगे चलकर हम लोग एक एक करके इसे देखेंगे। तो अभी सिर्फ मैं जो दिखाया टॉपिक, क्या उससे रिलेटेड एक प्रश्न है या नहीं, सिर्फ उसी का मैं यहां पे बात करूंगा। तो यहां देखा जाए तो सबसे पहले गांधार कला पे प्रश्न आपको आया है मेंस में, कि गांधार कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। यह प्रश्न रिपीटेड है, यानी पहले भी प्रश्न इस पे पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा है। यानी गांधार कला और मूर्तिकला जो मौर्योत्तरकालीन दो महत्वपूर्ण, गांधार कला और मथुरा कला जो मौर्योत्तरकालीन दो महत्वपूर्ण मूर्तिकला हैं। एक और दक्षिण भारत में था अमरावती मूर्तिकला। इन तीनों की शुरुआत देखा जाए तो 200 बीसी से 300 एडी के बीच यह मूर्ति निर्माण की एक नई परंपरा की शुरुआत भारत में हुई, जिसमें यूनानियों की महत्वपूर्ण देन है, तो वहीं बहुत सारे विदेशियों का भी उस क्षेत्र में निरंतर आगमन होता रहा था, जिसके कारण पश्चिमी भारत के क्षेत्र में एक मिश्रित संस्कृति का उद्भव हुआ, और उसी संस्कृति की देन हम गांधार मूर्तिकला के रूप में देखते हैं। तो यहां आप देखें तो गांधार कला पे प्रश्न आपको पूछा है, जिसका हमने चर्चा किया था मूर्तिकला के संदर्भ में, कि मूर्ति निर्माण की तीन परंपरा, गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती कला। भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में, भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। तो यहां आप देखें तो समाज के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी फोकस में रखकर, केंद्र में रखकर प्रश्न आपको, यह डायमेंशन आपको पूछा गया है कि क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। तो इस प्रकार से सोसाइटी और कल्चर, इन दोनों से रिलेटेड प्रश्न आपको यहां पे पूछे गए हैं। उसी प्रकार आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, यह 2019 का प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। हमेशा धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की चर्चा होते रही है। आप न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब में आप देखते होंगे धर्मनिरपेक्षता को लेकर, सहिष्णुता को लेकर लगातार डिबेट होते रहे हैं। तो क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या आज चुनौतियां हैं। यह मॉडर्न और कल्चर को जोड़कर जब आप पढ़ेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। उस धर्मनिरपेक्षता को आपको देखना होगा, लेकिन यह संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इसे संस्कृति से संबंधित प्रश्न माना जाएगा। नेक्स्ट देखें तो क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो संस्कृति यानी कला संस्कृति पे प्रश्न यहां पे पूछा गया है। नेक्स्ट, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखें तो 2019 में कला संस्कृति से आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक इसी प्रकार 2018 की बात की जाए तो 2018 में भी आप देखें तो कला एवं संस्कृति पर भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, प्रश्न इस पे आपको पूछा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु धार्मिक जो हमने संप्रदाय के बारे में बतलाया, इस पे आपको प्रश्न पूछा गया है। उसी प्रकार गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला, इस पे आपको प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि सिक्का भी हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं और सिक्कों के माध्यम से ही हमें उस समय काल की, चाहे वह किसी भी समय काल का हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं कलात्मक, वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त होती है। क्योंकि किसी भी शासन काल के सिक्के को देखकर आप यह तो अनुमान लगा सकते हैं
कि शासक धार्मिक है या धर्मनिरपेक्ष है। जैसे अकबर के सिक्कों को आप देखें तो उसके पृष्ठ पे राम एवं सीता का चित्र अंकन है। अब इससे क्या पता चलता है कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। उसी प्रकार समुद्रगुप्त के सिक्कों पे आप देखें तो उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। यानी इससे पता चलता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त संगीतज्ञ था और उसने अपने दरबार में भी संगीतज्ञों को प्रश्रय दिया होगा। तो इस प्रकार आप देखें तो यह गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला से संबंधित आपको यहां पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार यह 2017 में भारत की विविधता के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो आज आप देखें तो हमारी जो विविधता है, विविधताएं वह भौगोलिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर पूरी भारत में विविधताएं मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक हैं। तो यहां इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं और यह प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो 2017 में ही एक प्रश्न और आया है और वह है सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन काल से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना कला संस्कृति में थोड़े से डायमेंशन से हटकर जब ओवरऑल आप समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देखें तो 2016 में बौद्ध स्तूप कला पर प्रश्न आपको पूछा गया है। स्तूप कला ऐसे भी आप देखें तो मौर्य काल में इसकी संरचना होती है, अशोक के शासन काल में, और यह एक प्रतीकात्मक पूजा है जिसमें बुद्ध की मूर्तियों के रूप में पूजा नहीं की जा रही है, बल्कि बुद्ध की पूजा प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में, और वह सिंबल स्तूप है। तो यह स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। उसी प्रकार विजयनगर से प्रश्न आपको पूछा गया है जो कृष्णदेवराय के संदर्भ में, कि कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे और विजयनगर साम्राज्य में आप देखें तो यह महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं। यह आपको तुलुवा वंश से संबंधित थे और ये खुद ही बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे आप देख सकते हैं तो इन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त मल्याद की रचना की थी। तो वही एक कला प्रेमी भी थे, विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से यहां पे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक 2015 की बात की जाए तो यहां पे भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित रही है। तो यह तो हमारी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत पर एक नहीं अनेक आक्रमण हुए। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आक्रमण होते रहे, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है कि वह सभी आक्रमणकारियों को और सभी संस्कृतियों को अपने में समाहित किया। कुछ विदेशी हमसे सीखे, कुछ विदेशियों से हम लोगों ने सीखा, और हमारी संस्कृति एक समन्वित संस्कृति के रूप में विकसित हुई। हर देश की सांस्कृतिक पहचान समाप्त हो गई, लेकिन भारत पर इतने आक्रमण होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति आज भी उसी रूप में विद्यमान है। यही हमारी विशेषता है। तो यहां पे इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें तो भारत की मध्यपाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। तो आप देखें तो मध्यपाषाण शिला कला, अब यह मध्यपाषाण शिला कला रॉक कट आर्किटेक्चर, तो मध्यपाषाण काल में ही आप देखें तो मनुष्य सबसे पहले अगर किसी कला से परिचित हुआ जब वह गुफाओं में रहा करता था, कंदराओं में रहा करता था, जब उसके पास खाने के साधन नहीं थे, उस समय भी मनुष्य एक कला से परिचित था और वह कला चित्रकला के रूप में जाना जाता है।
तो हम लोग प्रश्नों को अभी देखें तो प्रश्न आप देखें तो कला के उन सारे सेक्शन से पूछे गए हैं जिनका हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट आप देखें तो भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्व, फिर से वही प्रश्न रिपीट है जिसका हमने चर्चा किया। विविधता में एकता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण के निवेश या इनपुट प्रदान किए। तो आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता है, नगरीकृत सभ्यता थी। नगरीकरण के सारे लक्षण वहां से जो प्राप्त हुए हैं आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो वह कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं उसी रूप में। जैसे वहां भी आप देखें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती है। वहां आप देखें तो आवासीय संरचना जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसमें पूर्वी भाग में आप देखें तो साधारण लोगों का निवास स्थल है, तो वहीं पश्चिमी भाग विशिष्ट लोगों का निवास स्थल है जो दुर्गीकृत है। उसी प्रकार आप देखें तो जल निकास की जिस तरीके से उन्नत व्यवस्था, जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान के लिए वृहत स्नानागार, जिस प्रकार की वहां नृत्य के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से वहां संगीत के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, तो इन सारी चीजों को आप देखें तो क्या वर्तमान में नहीं है क्या? जिस प्रकार से वहां वृक्ष पूजा है, जल पूजा है, क्या आज के युग में ये सारी प्रथाएं नहीं है क्या? तो इनपुट हमें प्राप्त हो रहे हैं, वही निरंतरता को दर्शाना है। तो इस प्रकार से आप देखें नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपको गांधार मूर्तिकला जिसका हमने चर्चा किया था, जो 2019 में पूछा, लेकिन यह 2014 में भी प्रश्न पूछे हुए हैं। वही विश्वविद्यालय, कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, चाहे वह तक्षशिला हो, चाहे वह नालंदा हो, इन सब से भी प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं। यहां आप देखें तो सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष संत, यानी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है वह हमने 2019 से लेकर और 2012 तक के देखा। यही आप देखें तो दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य पे प्रश्न आपको पूछे हुए हैं, मंदिर वास्तुकला पे प्रश्न आपको पूछे हुए हैं। विशेषकर दक्षिण भारत महत्वपूर्ण है मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में। आरंभिक भारतीय शिलालेख में अंकित तांडव नृत्य जो शिव के नृत्य से संबंधित है, जिसमें शिव के भुजाओं का आपको वर्णन करना होगा, उस नृत्य के बारे में आपको बतलाना होगा। उसी प्रकार भारतीय कला में बांसुरी वादक कृष्ण विषय अत्यंत लोकप्रिय है। तो ऐसे भी आप देखें तो भारतीय कला में चाहे वह संगीत कला हो, नृत्य कला हो या चित्रकला हो, कृष्ण हमेशा ही केंद्र में रहे हैं। अगर आप नृत्य में देखें तो बहुत सारे नृत्य कृष्ण लीला से संबंधित आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार आप देखें तो संगीत में बांसुरी वादन वह आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार आप देखें तो संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह आज भी हमें देखने को मिलते हैं। कृष्ण की जो प्रेम का जो वर्णन है, राधे कृष्ण की जो जोड़ी है, वह भी हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कृष्ण अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं और उनकी उस लोकप्रियता को आपको बतलाना है जिसमें संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से और कृष्ण लीलाओं के माध्यम से आप उसे बतलाएंगे। नेक्स्ट आप देखें तो भारत में वाद्य यंत्रों को पारंपरिक रूप से किन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां संगीत से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है। पारसी धर्म में अग्नि का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अग्नि, जैसे हम लोग आज अपने ही धर्म में, हिंदू धर्म की ही बात की जाए तो अग्नि विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही अग्नि का महत्व रहा है। अग्नि की पूजा वैदिक काल से ही चली आ रही है। तो वहीं आप देखें तो पारसियों में भी अग्नि का विशेष महत्व है। पारसी समुदाय में आप देखें तो अग्नि को जो प्रज्वलित किया जाता है वह 24 आवर्स प्रज्वलित होती है। आज भी भारत में बहुत ऐसे स्थान हैं जहां 24 आवर्स आपको अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो पारसी धर्म में यह अग्नि विशेष कर महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से इनका नवरोज का त्योहार विशेष महत्वपूर्ण है, जिसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, क्या कारण है कि लौरी वेकर को भारतीय वास्तुकला की अंतरचेतना का रक्षक माना जाता है? तो यह स्थापत्य कला से संबंधित है। लौरी वेकर एक स्थापत्यकार थे जिन्हें गरीबों का मसीहा, गरीबों का स्थापत्यकार कहा जाता था। जो बड़े बड़े आलीशान मकान तो नहीं, लेकिन हमारे परिवेश के अनुसार प्रकृति से सामग्रियों को लेकर इन्होंने वास्तुकला को नए रूप देने की कोशिश किया और इसके लिए इन्होंने घास फूस, लकड़ियों के मकान का निर्माण पर विशेष बल दिया था। यह आजीवन भारत में ही रह गए। ब्रिटिश साम्राज्य के दरमियान आए थे। बहुत लंबे वर्षों के बाद इन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। तो खैर ये सारे अलग विषय हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कला संस्कृति में पढ़ना क्या है उसका हमने उदाहरण दिया, उसको हमने बतलाया, विशेषकर मुख्य परीक्षा से संबंधित। अब प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आप चीजों को देख लेंगे कि जो भी बताया गया है क्या इससे बाहर है क्या। तो एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं और फिर कला संस्कृति को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना क्या है। यहां पे 4 बातों को ध्यान रखना है। पहला, कला क्या है। दूसरा, सभ्यता क्या है। तीसरा, संस्कृति क्या है और विरासत क्या है। सभी एक दूसरे से समाहित है, संबंधित है। क्योंकि कला को नहीं समझ पाएंगे तो सभ्यता नहीं जान पाएंगे, सभ्यता नहीं समझेंगे संस्कृति नहीं जान पाएंगे, संस्कृति नहीं समझ पाएंगे तो विरासत नहीं समझ पाएंगे, या कला नहीं समझ पाएंगे तो विरासत नहीं समझ पाएंगे। तो कला संस्कृति में हम लोग मेन टॉपिक पे तो आएंगे, लेकिन समझने के लिए यह तो जरूरी है कि जिसे आप पढ़ रहे हो वह है क्या और क्यों पढ़ना है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चर्चा करें कला। अब कला को परिभाषित करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कला को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि कला का कोई डिफिनेशन ही नहीं है। इसलिए क्योंकि कला समग्रता का नाम है, व्यापकता का नाम है। यह कोई सीमित नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होंगे जिनके अंदर कोई कला ना हो। कुछ ना कुछ कला अवश्य होंगी आप सबों में, क्योंकि कला के विषय में यह माना गया है कि कला से हीन मनुष्य पूंछ और सींग विहीन पशु के समान माना गया है। यानी जिस व्यक्ति में कला नहीं है वह व्यक्ति मनुष्य है ही नहीं। अरे मनुष्य तो आप छोड़ो, जानवरों तक में कला है। बंदरों का नाच करते हुए आपने देखा होगा, सर्कस में जानवरों का प्रदर्शन करते हुए आपने देखा होगा। तो जब उनके अंदर कला है तो फिर मनुष्य के अंदर कला कैसे नहीं हो सकता। और इसलिए हमने बताया कि कला को आप साधारण शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह समग्रता को लिए हुए है, व्यापकता को लिए हुए है।
लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसका परिभाषा ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें तो हमें अब यह देखना है, यह मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है और सॉरी, फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपके मुख्य परीक्षा में फ्लो चार्ट की अपनी महत्ता है। क्योंकि जब तक आप फ्लो चार्ट बनाकर आप उत्तर को नहीं लिखोगे तो हमेशा आपको भटकने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा, फ्लो चार्ट बनाकर, डायग्राम बनाकर आप अपने उत्तर को लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को इंप्रेस करते हो और उससे आपको बेनिफिट यह होता है कि कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जो और छात्रों को नहीं मिल पाता। क्योंकि आप यह मानकर चले कि आप एग्जामिनर से मार्क्स सिर्फ कंटेंट के बेस पे आप नहीं उठा सकते, क्योंकि जहां तक लिखने की बात है तो सभी लोग लिखते हैं और कितना भी आप लिख लो, आप यह मानकर चलो कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वह कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है और आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपके उत्तर से लेना देना है और उत्तर में आप कितनी भी बातों को लिखोगे तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। लेकिन वही आप फ्लो चार्ट बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, उसके बाद आप उत्तर को लिखते हो तो आप यह मानकर चलो कि बाकी छात्रों से आप अलग एग्जामिनर को इंप्रेस करके कुछ मार्क्स आप उठा रहे हो। और यह मान लो कि अगर दो प्रश्न भी, दो मार्क्स भी आपको, दो नंबर भी हर प्रश्न में यदि मिल जाए तो 20 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, कुल अंकों को आप जोड़ सकते हो। सीधे आप अगर दो अंक भी आपको मिले तो आप 40 अंक एक्स्ट्रा आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहां तो बहुत कम अंकों में सफलता और असफलता को सुनिश्चित कर दिया जाता है। यह आपका सफलता का पैमाना है। केवल जानकारी के दम पे आप मार्क्स अच्छे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर, अब यहां हम लोग जो चर्चा करेंगे वह कला के विषय में यह कहा गया कि एक तो हमें देखना क्या है कि कला के अर्थ क्या है, दूसरा कला का महत्व क्या है और कला के प्रकार क्या है। अब कला के विषय में हमने बताया कि कला समग्रता को लिए हुए है, व्यापकता को लिए हुए है और इसे परिभाषित करना आसान नहीं है। सभी मनुष्य के अंदर कला विद्यमान है और बिना कला के मनुष्य पशु समान है। यहां अगर कला को परिभाषित की जाए तो कला वह विद्या है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में कोई फीलिंग ना हो और कोई आइडिया ना हो, लेकिन कुछ फीलिंग आपके अंदर है लेकिन उसे दबा दिया जाता है। वह समाज के द्वारा, वह सोसाइटी के द्वारा, परिवार के द्वारा उसे दबा दिया जाता है, उसे उभरने का मौका ही नहीं दिया जाता। कुछ आइडिया आपके मन में आया लेकिन उसे आपको प्रेजेंट करने का मौका दिया ही नहीं गया, तो वह कला दब जाता है। कुछ तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि स्किल सभी मनुष्य के अंदर है, सभी व्यक्तियों के अंदर स्किल है और इसी स्किल को डेवलप करना है। आज तो सरकार भी जोड़ दे रही है स्किल डेवलपमेंट। तो कुशलता है आपके अंदर, बस उसे रूप देने की कोशिश करना है। तो जो फीलिंग है, यानी जो आपके मन में जो विचार आया उसे आप किसी न किसी रूप में तो अभिव्यक्त करोगे। यानी कला वह है
जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी भावना और अपनी विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब आपके अंदर की जो भावना है, आपके अंदर के जो विचार हैं, आप कैसे अभिव्यक्त करोगे, कैसे बाहर निकालोगे? तो वह बाहर निकालने के उसके दो रूप हैं, और इस संदर्भ में कला के दो प्रकार हैं। यानी मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों को दो रूपों में बाहर निकालता है। एक तो दृश्य कला यानी स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला के माध्यम से, और दूसरा प्रदर्शनी कला जिसे हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, जिसमें नृत्य, संगीत और ड्रामा। यानी मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों को कला के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है, और वह अभिव्यक्ति चाहे स्थापत्य कला के रूप में हो, मूर्ति कला के रूप में हो, चित्रकला के रूप में हो, जिसे सामान्य तौर पर दृश्य कला कहा जाता है, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं अपनी सूक्ष्म आंखों से, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मकान को आप छू नहीं सकते, लेकिन क्या नृत्य को आप छू सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप बस नृत्य को, नृत्यकार को आप देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि यह भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है या कथकली है या मणिपुरी है या कथक है। तो इस प्रकार से संगीत, आप संगीत को सुन रहे हो क्या? सिर्फ सुन रहे हो आप, ऐसा तो नहीं कि संगीत को आप देख पा रहे हो। तो क्या वह दृश्य कला है? आप संगीतकार को देख रहे हो। अब वह उत्तर भारतीय संगीत है या दक्षिण भारतीय संगीत है, कर्नाटकी संगीत है या हिंदुस्तानी संगीत है, वह तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो उसे आप देख नहीं सकते, इसलिए दृश्य कला और प्रदर्शनी कला के रूप में इसे विभाजित किया गया है। ये सारे कला के प्रकार हैं, लेकिन इसे कुछ ऐसी कला हैं जो हम अपनी सूक्ष्म आंखों से देख सकते हैं, और कुछ ऐसी कला हैं जिन्हें परफॉर्मेंस के माध्यम से हम देख सकते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में कला के दो रूप हैं, दृश्य कला और प्रदर्शनी कला। दृश्य कला के संदर्भ में स्थापत्य कला, जिसमें चैत्य, स्तूप, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सिनेमाओं, ये सारे स्थापत्य के रूप हैं। उसी प्रकार मूर्ति कला, उसी प्रकार चित्रकला, यह हमारे दृश्य कला है। तो इस प्रकार आप देखें तो कला का अर्थ क्या है और कला के प्रकार क्या है। यानी हमने यहां पे बताया कि कला कहते किसे हैं, तो कला सभी के अंदर विद्यमान है। अभी कोई म्यूजिक बजा दिया जाए तो आपके हाथ पांव में थिरकन प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वह कला है, लेकिन आप उसे जब परफॉर्मेंस करोगे तो वही प्रदर्शनी कला के रूप में हो जाता है। आपने कुछ सोचा और उसे आपने चित्र बना दिया, तो वह चित्रकला। खेल खेल में भी, बाल्यावस्था में भी कोई मकान बनाने लगता, कोई चित्र बनाने लगता है, बैठा हुआ है उसी पे चित्र बनाने लगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो फीलिंग है उसे हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य अभिव्यक्त नहीं करेगा तो वह शांत चित्त रह ही नहीं सकता, और इसलिए कला आनंद की प्राप्ति है। कला के माध्यम से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें सुख मिलता है। तो इस तरीके से कला के अर्थ, कला के महत्व और कला के प्रकार को देखना है। यहां अगर बात की जाए तो कला के संदर्भ में, क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ आप सुनते रहोगे तो हो सकता है आपको याद ना हो, और इसलिए मैंने इसे पीपीटी में किया कि लिखने में वह टाइम वेस्ट जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे पॉइंट, आप उसे पॉइंट आउट करते जाओ। तो इससे आपको दोबारा तैयारी करने में फिर परेशानियां ना होंगी, साथ ही साथ आपके वह माइंड में भी वो चीजें रहेंगे। तो कला, जिसे अंग्रेजी में आर्ट के नाम से भी जाना जाता है,
कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कला को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने चर्चा किया कि कला यानी भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित है, स्किल है, यानी जिसके अंदर भी कौशल है, स्किल है, उन सारे को क्रियाओं को हम कला के नाम से जानते हैं। और इस संदर्भ में आप देखें तो यह माना जाता है कि मानव बुद्धि हमेशा ही रचनात्मक रही है, क्रिएटिव रही है। मनुष्य हमेशा ही एक क्रिएटिव प्राणी रहा है, रचनात्मक प्राणी रहा है, शांत रह ही नहीं सकता। आप लोग खुद सोचें, हमेशा कुछ ना कुछ कल्पना रचना चलते रहता है। तो मानव बुद्धि जो है, मानव मस्तिष्क जो है, हमेशा से रचनात्मक रही है और हमारी वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा इस रचनात्मक प्रक्रिया पर अंकुश लगाने का, नियंत्रण लगाने का काम किया गया, जिसके कारण आज हमें सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि स्किल डेवलप करें। अरे वह स्किल है आपके अंदर, लेकिन आज हमारी शिक्षा व्यवस्था, आज हमारी समाज, आज हमारी राजनीतिक तंत्र, इन सब के माध्यम से उस स्किल को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आज आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याओं के माध्यम से वह स्किल दब गया और आज उसी स्किल को डेवलप करने की बात किया जा रहा है। तो वह तो स्किल मनुष्य में प्रारंभिक चरण से ही रहा है, क्योंकि मनुष्य शुरुआती से ही रचनात्मक प्राणी रहा है। आज की बात तो छोड़ें, प्राचीन काल में जब मनुष्य सभ्य नहीं था, संस्कृत निष्ठ नहीं था, जब वह गुफाओं में, कंदराओं में रहा करता था, जब वह खाद्य संग्राहक था, मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं था, उस समय भी स्किल था, उस समय भी मनुष्य रचनात्मक था और उसकी रचनात्मकता की जानकारी हमें पाषाण काल से मिलती है, क्योंकि उस समय भी मनुष्य गुफाओं पर चित्र बना रहा है और उस चित्र के माध्यम से वह उस समय काल की जानकारियां प्रदान करता है। वह अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि वह चित्र भी जंगली जानवरों का पीछा करता हुआ बनाया गया है। उस समय भी उसका स्किल तो था, उसकी सोच तो थी कि मैं अपनी जीवन से जुड़े घटनाओं को चित्रित करूं, बताऊं कि कैसे खूंखार जानवरों से आपको रक्षा करना है, आगे आने वाले पीढ़ियों को मैं यह संदेश दे सकूं कि कौन कौन से जानवर हैं। कला हमें वही तो बतलाता है, कला वही तो दर्शाता है उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी जानकारियों को हम कला के माध्यम से ही तो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह स्किल मनुष्य हमेशा ही आपको एक रचनात्मक प्राणी रहा है। क्रिएटिव एक्टिविटी तो इसके जीवनचर्या में ही रही है और इसी को कला उन सारी यानी जो क्रियाएं हैं जो भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जो जिसमें स्किल है, जिसमें कौशल है, उस कौशलता के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है वह सारा कला है। कला एक ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है जो होती तो सभी के पास है। अब ऐसा नहीं कि कला किसी के पास नहीं है, पर इसका आभास हर किसी को नहीं होता। यदि आभास ही हो जाए तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए नारा और स्लोगन नहीं देना पड़ेगा। कौशल विकास और स्वच्छता के लिए आह्वान नहीं करना पड़ेगा। कला तो सभी के अंदर है, लेकिन इसका आभास नहीं है और जब उसे प्रदर्शित किया जाता है तो परिवार वाले डांट देते हैं, समाज प्रताड़ित करने लगता है, वह दब जाता है। आज आप देखें कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं हमारे समाज में, जैसे कल की ही घटना है जो एक दुखद घटना, सुशांत सिंह जो एक फिल्मी कलाकार हैं, उनके द्वारा सुसाइड करना। तो आप यह देख सकते हैं कि
मनुष्य के अंदर स्किल है, सभी मनुष्य कलाकार है, लेकिन उसका आभास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसे रोकने वाले भी हमारे बीच के ही लोग हैं। घर का ही कोई बच्चा आपके घर में जो खेलना पसंद करता है, उसे उसके परिवार के द्वारा ही उसको प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, मत खेलो, पढ़ाई करो। हो सकता है उसका स्किल उसी खेल में हो सकता है उसी खेल के माध्यम से वह कुछ आगे करे, पढ़ाई में उसकी रुचि ही नहीं है, क्योंकि कला तो रुचि का विषय है, जिसमें इंटरेस्ट है आप वही काम को करो। लेकिन हमारे समाज परिवार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यही कारण है कि आज जो हमारे अंदर की जो कला है वह डेवलप ही नहीं हो पाता, उसे उभरने का मौका ही नहीं दिया जाता, और वह उसी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और तड़ित चालक सिद्धांत की तरह है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो कहा गया। तो खैर, यहां देखें तो कला एक ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है जो होती तो सभी के पास है, पर इसका आभास हर किसी को नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो कभी कभी अपनों के द्वारा तो कभी परायों के द्वारा उसे दबाने का काम किया जाता है। तो इस तरीके से जो कला है वह कला के अर्थ को हम लोग समझें कि कला वह है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, मूलतः वही कला है। नेक्स्ट, अब कला के महत्व। तो कला जीवन को सत्यम, सुंदरम और शिवम से समन्वित करती है। जहां सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही कला है। तो कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं है। मैंने बताया कि कला व्यापक है, ऐसा नहीं कि उससे आप नाप सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी कला है, कोई पैमाना नहीं बना हुआ है, क्योंकि यह फीलिंग है, उसको आप नाप नहीं सकते। जिसका कोई छोर नहीं, तभी तो कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्षस विषाणहीन। यानी साहित्य और संगीत से, संगीत कला से हीन मनुष्य साक्षात वैसे पशु के समान है जिसका सिंह और पूंछ नहीं है, यानी वह पशु समान है। तो यहीं आप देखें तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर ने कहा था कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्त करता है। मनुष्य की जो भाव है उसी की तो अभिव्यक्ति है कला। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कला को परिभाषित करते हुए कला के महत्व पर चर्चा करें, तो आप फिर कला के महत्व को बतलाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कला का महत्व हमें किन किन क्षेत्रों में है, तो संगीत कला हो, नृत्य कला हो, चित्र कला हो, स्थापत्य कला हो, इन सब के माध्यम से कोरिलेट करके आपको बतलाना पड़ेगा। यहां आप देखें तो कला एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है। यह कला के माध्यम से ही तो संभव है कि मनुष्य की संकीर्ण सीमाओं से ऊंचा उठकर मनुष्य को काफी ऊंचाइयों तक जो ले जाने का काम करता है, वह कला के माध्यम से ही संभव है। मनुष्य केवल, यानी जहां मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रह जाता, वह व्यक्ति को स्वयं से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। अगर कला ना हो तो हम इगोइस्टिक बने रह जाएंगे। मैं की जो भावना है, स्वयं की जो भावना है, इसे बाहर निकालने का काम, आपके ईगो को समाप्त करने का काम, यह कला ही तो है। जो आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आज सिर्फ हम अपने सुख शांति की बात नहीं करते, देश समाज राष्ट्र विश्व के कल्याण की बात करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। यह विश्व में अलग संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार देखें तो जब यह कला संगीत के रूप में, अब एक एक करके देखें तो इस कला का महत्व हमें किस रूप में, तो संगीत के क्षेत्र में अगर देखें तो संगीत के रूप में जब यह कला उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने श्रोताओं को भी आनंदित करता है,
श्रोताओं को भी अभिभूत करता है। जैसे आप देखें तो दीपक राग, उदाहरण स्वरूप मल्हार राग, भाट हो या फिर चारण हो, यह सब जो भी हैं, यानी संगीत में भी कला का क्या महत्व है, तो आप देख सकते हैं कि कला सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि श्रोताओं को भी भाव विभोर कर देता है। उदाहरण स्वरूप दीपक राग, कला में इतनी शक्ति है, कहा जाता है कि जब दीपक राग गाया जाता है तो दीपक अपने आप जल उठती है। तो यह संगीत की उतनी शक्ति है, कला की उतनी शक्ति है। मल्हार राग जिसे गाने से मेघ बरसने लगते हैं, बारिश होने लगती है। तो वहीं आप देखें भाट और चारण, अब भाट और चारण भी तो कला का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। जो युद्ध में युद्ध तो नहीं करते हैं, लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से जो ओज और वीरता जो लोगों में वह भरने का काम करते हैं, वह भी एक कला ही है। जैसे आप देखें तो पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में जो उनका दरबारी कवि, जो पृथ्वीराज रासो की रचना जिसने की, चंद्रबरदाई, उस चंद्रबरदाई की उस उक्ति को आप देख सकते हैं जिसमें वह बतलाता है कि 4 हाथ 8 हाथ 80 गज अष्टांगुल प्रधान, इत्ते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। तो वह यानी शब्द वेदीवान, जो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदीवान चलाना जानते थे, और जब उन्हें मोहम्मद गौरी के द्वारा जब उन्हें पराजित कर दिया जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में, तो कहा जाता है कि उनके आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है। चंद्रबरदाई उनके बगल में ही था और चंद्रबरदाई ने वह पंक्ति पढ़ी और पृथ्वीराज चौहान ने वह बाण चलाया जिसमें दूरी और सारी चीजें की जानकारी दी गई थी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतिहास इसका साक्ष्य नहीं देता, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में होती है। खोखरों के साथ जब वह संघर्ष करता है तो उसमें वह घायल हो जाता है, जबकि जो रासो साहित्य है वह बतलाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो खैर ये तो अलग बात है। तो यहां अगर हम बात करें तो संगीत के रूप में भी कला को हम देख सकते हैं, इसका महत्व है। और इसका महत्व हमें चाहे रागों के संदर्भ में देखें, चाहे भाट के संदर्भ में देखें, चारण के संदर्भ में देखें, जो पोट पोएट हुआ करते, जो आपको कोट पोएट हुआ करते थे, दरबारी कवि, तो इन सब के संदर्भ में भी देखें तो ओज और वीरता भरने का काम ये करते हैं। साहित्य भी तो हमारी कला ही है। आज आप सब में से कोई भी ऐसा नहीं होंगे जो पढ़ते होंगे तो कमरे में कुछ ना लिखते हो। जैसे ही आपके अंदर कोई फीलिंग आई, जैसे ही कुछ आपके मन में विचार आया, आपने उसे कोटेशन को दर्ज कर दिया, वह भी तो एक कला ही है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह कला का महत्व हमें आपको संगीत कला के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। उसी प्रकार नृत्य कला के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नृत्य कला में चाहे भरतनाट्यम हो, कथक हो, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, इन सब में भी आप देखें तो जो भाव भंगिमाएं हैं, यह भाव भंगिमाओं से युक्त हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं को इन्हीं नृत्यों के माध्यम से जीवंतता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। आज हम अपने नृत्य कला के माध्यम से उन संस्कृति को जीवंत करते हैं, उस भरतनाट्यम को, उस कथक को, उस मणिपुरी को, उस ओडिसी नृत्य की जीवंतता जो है आज हमारी इसी कला के माध्यम से है। तो कला का यहां भी नृत्य के क्षेत्र में नृत्य के संदर्भ में भी कला का अपना महत्व है, क्योंकि नृत्य के माध्यम से भी हम अपनी कथाओं को, अपनी पौराणिक कथाओं को, अपनी संस्कृति को जो जीवंतता प्रदान करते हैं, वह हम नृत्य के माध्यम से किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर चित्रकला की बात की जाए तो कला का महत्व हमें चित्रकला के संदर्भ में भी दिखाई देता है। अब चित्रकला को देखें तो यह केवल एक विद्या नहीं है, और मनुष्य और चित्रकला दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी मनुष्य और कला। तो कला का महत्व आपको चित्रकला के संदर्भ में भी दिखाई देगा। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से कला भी दिखाई देता है, और वह कला हमें चित्रकला के रूप में दिखाई देता है।
यानी चित्रकला जो है वह मानवता के विकास का एक निश्चित सोपान प्रस्तुत करता है और चित्रों के माध्यम से आखेट करने वाला आदिम मानव, जो हमने भीमबेटका की बात किया, न केवल अपने संवेगों को बल्कि रहस्यमय प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष को भी अभिव्यक्त करने का काम करता है। यानी चित्रकला का भी अपना महत्व है, क्योंकि यहां आप देखें तो हम चित्रों के माध्यम से ही अपने संवेगों को तो अभिव्यक्त करते ही हैं, हम अपने समाज को भी सीख देते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी बतलाते हैं कि हम कैसे थे। तो यह कला के महत्व के रूप में आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखें तो पाषाणकालीन जो चित्र हैं, यह न केवल संवेगों को बतलाएं बल्कि रहस्यमय प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष, किस प्रकार से जंगली जानवरों के द्वारा उन पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन उस समय भी मनुष्य के अंदर स्किल था और वही स्किल उसे जीवन जीने और अपने जीवन की रक्षा करने के तरीके को बतलाता है। तभी तो वह पत्थरों से उस जंगली जानवर को मार पाता है। तो यह अस्तित्व की जो संघर्ष है उसकी भी अभिव्यक्ति हमें कला के माध्यम से होती है। वहीं आप देखें तो भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं की भी खुशबू या इसकी महक आज अपनी प्राचीन परंपरा से संबद्ध है। लोक कला जो भी हो, चाहे वह लोकगीत हो, लोक संगीत हो, लोक नृत्य हो, इन सब के माध्यम से भी आज हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। यह भी हमारी एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में है। आज हर गीत में, हर क्षेत्र में, हर घर में कुछ ना कुछ पौराणिक गाथाएं, कुछ ना कुछ लोक नीति, लोक गीत, लोक संगीत का प्रचलन रहा है, चाहे शादी विवाह हो, जन्मोत्सव हो या कुछ भी हो। तो ये सब हमारे संस्कृति के हिस्सा हैं, संस्कृति के अंग हैं। और यहां आप देखें तो भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं की भी खुशबू की महक आज भी प्राचीन परंपरा से संबद्ध है। वहीं आप देखें तो लास्ट में आप इसे बतला सकते हैं कि जिस प्रकार आदिकाल से अब तक मानव जीवन का इतिहास क्रमबद्ध रहा है, क्रमबद्ध नहीं मिलता है, उसी प्रकार कला का भी इतिहास क्रमबद्ध नहीं है। परंतु यह निश्चित है कि सहचरी के रूप में, सहभागी के रूप में कला सदैव मनुष्य के साथ रही है। लोक कलाओं का जन्म भावनाओं और परंपराओं पर आधारित है, क्योंकि यह जन सामान्य की अनुभूति की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। और सत्य, अहिंसा, करुणा, समन्वय और सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति के ऐसे तत्व हैं जो अनेक बाधाओं के बीच भी हमारी संस्कृति की निरंतरता को बतलाने का काम करते हैं, हमारी संस्कृति की निरंतरता को दर्शाते हैं। ये हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं और इन विशेषताओं ने ही हमारी संस्कृति में वह शक्ति उत्पन्न की कि वह भारत के बाहर आज हमारी जो संस्कृति है, चाहे वह एशिया हो, मध्य एशिया हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो या विश्व के अन्य क्षेत्रों में आप देखें तो आज हमारी संस्कृति ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हमारी संस्कृति इन तत्वों को प्राचीन काल से लेकर आज तक की कलाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कला का अपना महत्व है। नेक्स्ट बात की जाए तो कला की विशेषता। अब कला की क्या विशेषता है, तो यहां कला की विशेषता की बात की जाए तो प्रश्न आपको यहां से पूछा जाता है मेंस में कि कला को परिभाषित करते हुए कला की विशेषता को बतलाएं या कला अभिव्यक्ति, भारतीय कला को अभिव्यक्ति की प्रधानता के संदर्भ में चर्चा करें, भारतीय कला की निरंतरता को बतलाएं, धार्मिकता, क्या भारतीय कला धार्मिकता को समाहित किए हुए है या धर्मनिरपेक्षता के तत्व भी दिखाई देते हैं, भारतीय कला की विशेषता प्रतीकात्मकता के रूप में कैसे है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता पे प्रश्न पूछा है, समन्वय की प्रवृत्ति पे प्रश्न पूछा है, निरंतरता पे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए तो भारतीय कला की विशेषता के संदर्भ में तो भारतीय कला की क्या विशेषता रही है, अगर सबसे पहले आप देखें तो यह अभिव्यक्ति की प्रधानता,
यह हमारी भारतीय कला की एक अपनी विशेषता रही है। यानी अभिव्यक्ति की प्रधानता किसे कहेंगे? तो अभिव्यक्ति की प्रधानता यानी इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारतीय कला जो है वह सिर्फ वैसी कला नहीं है जिसमें आपको यानी भाव भंगिमा को नहीं दर्शाया गया है। तो भारतीय कला की एक अपनी विशेषता रही है और यह विशेषता हमें अभिव्यक्ति की प्रधानता के संदर्भ में भी दिखाई देती है। भारतीय कला के विषय में यह कहा जाता है कि भारतीय कला जो है वह अभिव्यक्ति की प्रधानता को दृष्टिगोचर करता है। यानी अभिव्यक्ति की प्रधानता के संदर्भ में आप किसे मानेंगे? तो इसमें माना गया है कि कलाकार ने सामान्यतः अपनी कुशलता का प्रदर्शन सिर्फ शारीरिक चित्रण के लिए नहीं किया है। यानी जो भी कलाकार हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय कला में अपनी कुशलता का प्रदर्शन जो कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है वह सिर्फ शारीरिक चित्रण के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां आप देखें तो कला जो है यह सौंदर्य को उभारने का भी काम करता है। और इसलिए भारतीय कला के विषय में यह कहा गया है कि इसके लिए सौंदर्य को उभारने के लिए कलाकारों के द्वारा आंतरिक भाव, जो हमारे आंतरिक भाव हैं, जो हमारे फीलिंग हैं, इसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि कला सौंदर्य मात्र इंद्रिय सुख साधन नहीं है। जो भारतीय कला की एक अपनी विशेषता है कि हमारी जो भारतीय कला है यह सिर्फ इंद्रिय सुख साधन नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भी कलाकारों के द्वारा जो भी कला का प्रदर्शित किया जा रहा है तो वह सिर्फ इंद्रिय सुख को खुशी देने के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह आप देखें तो इसका जो उद्देश्य है वह मनुष्य के चित्त वृत्तियों को ऊपर उठाने का भी है। चित्त वृत्तियों यानी भारतीय कला अभिव्यक्ति की प्रधानता को समाहित किए हुए है, जो सिर्फ शारीरिक चित्रण पर ही बल नहीं देता बल्कि सौंदर्यता पर भी बल देता है। और साथ ही साथ यह सिर्फ सौंदर्यता को समाहित किए हुए नहीं है बल्कि यह मनुष्य की चित्त वृत्तियों को ऊपर उठाने का काम करता है। वहीं आप देखें तो भारतीय कला के विषय में यह कहा जा रहा है कि हमारी जो कला है इसकी अपनी विशेषता है इसकी निरंतरता। और इसकी निरंतरता के संदर्भ में आप देखें तो 5000 वर्ष से आज भी यह कला निरंतर बनी हुई है। यह भारतीय कला की विशेषता है। भारत पर एक नहीं अनेक आक्रमण हुए, लंबे समय तक भारत आक्रमण को झेलता रहा। जहां आप देखें तो सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण होता है जिसे हखामनी वंश के शासक के द्वारा किया गया। उसके बाद आप देखें तो यूनानी आक्रमण होता है सिकंदर के नेतृत्व में। मौर्योत्तर काल में आप देखें तो इस पे यूनानी, शक, पहलव, कुषाण का आक्रमण हो रहा है। आगे चलकर इस्लाम का आक्रमण हो रहा है, ईसाईयत का आक्रमण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय कला समाप्त नहीं हुआ, भारतीय संस्कृति समाप्त नहीं हुई। यह सभी को अपने में समाहित कर लिया और एक नई संस्कृति को डेवलप किया जिसे हम समन्वित संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिसे गंगा यमुनी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह भारतीय कला की अपनी विशेषता है, जो इसकी निरंतरता। और यह निरंतरता हमें, चाहे वह चित्रकला हो, चाहे वह मूर्ति कला हो, चाहे वह स्थापत्य कला हो, चाहे कला का कोई भी रूप हो, संगीत हो, नृत्य हो, तो यह निरंतरता हमें दिखाई देता है। अब आप देखें स्थापत्य की बात की जाए तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो नगर के साक्ष्य, जो स्थापत्य के साक्ष्य मिले, क्या आज हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं? आज भी उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार आप देखें तो मूर्ति संदर्भ के क्षेत्र में उस समय भी धातु की मूर्तियां बन रही है, पाषाण मूर्तियां बन रही है, टेराकोटा की मूर्तियां बन रही है। आज भी यह निरंतर है हमारे समाज में। उसी प्रकार चित्र के रूप में देखें तो पाषाण काल का जो चित्र है, जो गुफा चित्रकारी, भीमबेटका की गुफा, आदमगढ़ की गुफा,
आज भी वह चित्र हमें वॉल पेंटिंग और भित्ति चित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज वही रंगोली के रूप में हम बना रहे हैं, तो आज वही हम अरिपन के रूप में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह निरंतरता हमें दिखाई दे रहा है। आज जो संगीत जो जिसकी जानकारी में सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही प्राप्त हुई, आज भी संगीत उसी प्रकार निरंतर बना हुआ है। जो नृत्य जो हमें वहां से डांसिंग गर्ल की जो मूर्तियां मिली, नृत्य की जो मुद्रा मिली, आज भी वह उसी रूप में है। तो इस प्रकार से भारतीय जो कला है उसकी अपनी विशेषता, इसकी निरंतरता भी है। उसी प्रकार से धार्मिकता की बात की जाए तो धार्मिकता के संदर्भ में अगर आप देखें तो भारतीय कला ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिकता को ही समाहित किए हुए है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी यहां पे धार्मिकता के साथ साथ आप देखें तो आध्यात्मिकता है, और इस संदर्भ में इसे धार्मिकता माना जाता है। यानी धर्म के साथ साथ अध्यात्म भी है, और यह आध्यात्मिकता की प्रबल भावना यहां पे दिखाई देती है। अब आप देखें तो चाहे चित्रकला आदि के ऊपर धर्म एवं अध्यात्म का व्यापक प्रभाव हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता के भी तत्व हमें दिखाई देते हैं। और यह धर्मनिरपेक्षता के तत्व की बात की जाए तो यह धर्मनिरपेक्षता के तत्व चाहे हमें स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, सभी में दिखाई देंगे। तो धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता है, तो वहीं धर्मनिरपेक्षता के तत्व भी हैं। जैसे आप देखें तो मौर्य शासक अशोक के द्वारा स्तूप का तो निर्माण किया गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन वहीं शुंग शासकों के द्वारा जो ब्राह्मण वंशीय हैं, क्या स्तूप का पुनर्निर्माण नहीं किया गया? क्या इस्लाम शासकों के द्वारा मंदिर पुनर्स्थापित नहीं करवाया गया? क्या उसको पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया? क्या साहित्य में सिर्फ हिंदी साहित्य में सिर्फ आपको हिंदुओं की ही भूमिका है? क्या उसमें इस्लामी साहित्यकारों की भूमिका नहीं है? क्या सिर्फ इस्लामी साहित्य, फारसी साहित्य में क्या सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों की ही भूमिका है? क्या उसमें हिंदू धर्म के लोगों की भूमिका नहीं है? तो इस प्रकार से आप देखें तो हमारी कला जो धार्मिकता को तो समाहित किए हुए, लेकिन इसके साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के तत्व भी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हमारी कला की विशेषता इसकी प्रतीकात्मकता है। यह भारतीय कला की विशेषता है कि हम अपनी कला को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आप देखें तो मौर्य काल में ही जब स्तंभ के ऊपर आप देखें, स्तंभ हो, स्तूप हो, इन सब को हम किस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं? तो प्रतीक के माध्यम से। स्तूप, चैत्य पूजा, स्तूप, इन सब को आप देखें तो प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। बुद्ध की पूजा हम स्तूप के रूप में कर रहे हैं। तो वहीं आप देखें तो स्तंभ के ऊपर अगर आप देखें तो इस पे 4 पशु विराजमान हैं, जिसमें अश्व है, जिसमें गज है, जिसमें सिंह है, जिसमें वृषभ है। तो इस प्रकार से भी आप देखें तो किस प्रकार से प्रतीकात्मक है, उदाहरण के रूप में आप बतलाएंगे। तो जहां अश्व बौद्ध धर्म में का प्रतीक है, तो वहीं हिंदू धर्म का भी प्रतीक है। जहां अश्व बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो वहीं हिंदू धर्म में यह सूर्य से संबंधित है। जहां गज बौद्ध धर्म में बुद्ध के गर्भावस्था को दर्शाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में यह इंद्र से संबंधित है। जहां सिंह बुद्ध स्वयं को शक्तिमान कहते हैं, अशोक भी शक्तिमान कहता है, जो शक्ति का प्रतीक, तो वहीं आप देखें तो यह सिंह हिंदू धर्म में दुर्गा से संबंधित। जहां वृषभ बुद्ध के राशि का प्रतीक, तो वहीं वृषभ हिंदू धर्म में शिव से संबंधित। तो इस प्रकार से आप देखें तो भारतीय कला प्रतीकात्मकता को समाहित किए हुए है। हम अपनी कला को प्रतीकों के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो समन्वय की प्रवृत्ति, यह तो हमारी भारतीय कला और भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है कि क्योंकि हम सभी को अपने में समाहित किए हुए हैं, और यह समन्वय हमारी कला में
स्थापत्य कला के रूप में हम इसे देख सकते हैं, इस समन्वय को। यानी स्थापत्य कला के रूप में भी अगर हम यह समन्वय देखें तो यह समन्वय हमें स्थापत्य कला के रूप में भी दिखाई देगा। अब स्थापत्य कला में यह समन्वय हमें किस रूप में, तो आप देखें तो यह समन्वय हमें जब सल्तनत और मुगल कालीन स्थापत्य को देखें तो यहां स्थापत्य हमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य के रूप में दिखाई देता है। इंडो इस्लामिक, इसे इसलिए इंडो इस्लामिक कहा गया है क्योंकि इसमें भारतीय स्थापत्य के लक्षण भी हैं और इस्लामिक स्थापत्य के लक्षण भी हैं। भारतीय स्थापत्य के लक्षण क्या है, तो त्रावियत, जिसमें बिंब सहतीर का जो प्रयोग किया जाता था, हम लोग देखेंगे जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब। और इस्लामिक स्थापत्य आर्कुएट, जिसमें गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह त्रावियत और आर्कुएट यह मिलकर इंडो इस्लामिक। उसी प्रकार आप देखें तो स्थापत्य के साथ साथ अगर देखें मूर्ति कला में, तो यह हमें मूर्ति कला में भी आपको समन्वय दिखाई दे रहा है। जैसे गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला। उसी प्रकार अगर की बात करें तो हमें यह समन्वय दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अगर संगीत कला की बात करें तो हमें यह समन्वय दिखाई दे रहा है। भाषा की बात करें तो हमें यह समन्वय दिखाई दे रहा है। साहित्य की बात की जाए तो हमें यह समन्वय दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो हमारी जो कला है वह समन्वय की प्रवृत्ति को समाहित किए हुए है। और यह समन्वय कैसे हुआ, तो यह समन्वय लंबे वर्षों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ, क्योंकि भारत पर एक नहीं अनेकों आक्रमण निरंतर होते रहे हैं। उसी प्रकार आप देखें तो भारतीय कला की विशेषता राष्ट्रीय एकता है। यानी आज हम धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर हम विभाजित हैं। भौगोलिक आधार पर ही देखें तो जहां एक तरफ ऊंची पर्वतमाला है तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ अधिक बारिश वाला क्षेत्र है तो दूसरी तरफ सूखा क्षेत्र। जहां भूगोल नहीं हमें विविधता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक हैं, उसके बावजूद भी हम भारत राष्ट्र के वासी हैं। तो यह कला भी हमें तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है, और यह हमारी राष्ट्रीय एकता का पहचान है। आज आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो मूर्ति का रूप वही होगा, पूजा उसी प्रकार से होंगी, हमारे जो धर्म दर्शन है उसी प्रकार से हैं। तो यह हमारी कला जो है यह हमारी राष्ट्रीय एकता का भी पहचाने की विविधता होते हुए भी हम एक हैं। उसी प्रकार आप देखें तो सजावट की प्रधानता यह भारतीय कला की भी विशेषता है, क्योंकि हमारी जो कला है वह अलंकरण प्रधान है। इसमें अलंकरण की विशेष भूमिका है, जिसमें आप देखें तो विशेषकर साज सज्जा पर विशेष बल दिया जा रहा है। चाहे स्तूप में हो, चाहे चैत्य में हो, चाहे विहार में हो, चाहे मंदिर में हो, इन सब में आप देखें तो विशेषकर अलंकरण प्रधान आपको दिखाई देगा। यहां तक कि आगे चलकर इस्लामिक स्थापत्य में भी आप देखें तो वहां अलंकरण हमें दिखाई दे रहा है, जहां सिर्फ फूल पत्तियों को ही अलंकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि बेशकीमती पत्थर, पितरा दिवरा पत्थर, संगमरमर का व्यापक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो हमारी कला की विशेषता इसकी अलंकरण भी है, सजावट की प्रधानता भी है। तो इस प्रकार से कला की विशेषता क्या है, इसे आप इन पॉइंट के माध्यम से समझा सकते हैं। अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो आप सिर्फ यानी इन 8 पॉइंट को अगर लिखकर आप 20-20 वर्ड भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर पूरा हो जाता है। तो यहां पे आज हम लोगों ने जो चर्चा किया कि वह कला क्या है, कला के रूप क्या है, दृश्य कला क्या है, प्रदर्शनी कला क्या है और कला की विशेषता क्या है। नेक्स्ट आगे हम लोग सभ्यता और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। उसे आप अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रश्न को बता दिया कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे अगले क्लास में कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, और एक जो प्रश्न मैंने उठाया था उसका समाधान भी आप खोज कर रखेंगे। बाकी मैं चर्चा तो करूंगा ही करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।